नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये घटना पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के बीच बुधवार रात मध्यम ग्राम के दोहरिया इलाके में हुई थी। शुभेंदु के पीए चंद्रनाथ रथ बारासात स्थित अपने घर लौट रहे थे। रात करीब 10:20 पर उनकी कार को एक या दो मोटरसाइकिल सवारों ने रोका और एक हमलावर कार की खिड़की के पास आया और उन पर 3 राउंड गोलियां चला दी। ये सारे रिपोर्ट्स में बताया गया है। रथ ड्राइवर के बगल में बैठे हुए थे, उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे कोलकाता के SSKM हॉस्पिटल में लेकर जाया गया, जहां पर उनको मृतक घोषित कर दिया गया। अब पुलिस सूत्रों ने इसे पूर्व नियोजित हत्या बताई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, उनको मैं कोट कर रही हूं, कि ये प्लान मर्डर है, क्योंकि गोली मारने के बाद हत्यारा या हत्यारे ये सुनिश्चित करने के लिए रुके थे कि पीड़ित की मौत हो गई या नहीं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की तलाश में छानबीन चल रही है और इलाके के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आज इसी हत्याकांड को लेकर हम चर्चा करेंगे और इस समय जो बंगाल का माहौल है उस पर भी हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके से लगातार लोगों के ऊपर FIR दर्ज हो रही है, हिंसा की वारदातें अलग अलग सामने आ रही हैं और परसों यानी कि 9 तारीख को शपथ ग्रहण भी बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में होगा। तो कितना महफूज होगा और इसको कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, पैरामिलिट्री फोर्सेस क्या अभी भी मौजूद है, ये सारे सवाल इस समय सबके सामने हैं। शिखा मुखर्जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर। शिखा, आपका स्वागत है। समीर पुरकायस्था हमारे साथ हैं, फेडरल देश के सीनियर जर्नलिस्ट, आपका स्वागत है। और शिखा मुखर्जी से शुरू करूंगी कि शिखा, ये जो चंद्रनाथ रथ की हत्या बताई जा रही है और अभी थोड़ी देर पहले मैं शुभेंदु अधिकारी और इन लोगों को सुन रही थी कि सब अभिषेक बैनर्जी को उसमें दोष दे रहे हैं। आखिर दोष देने का मतलब क्या है? और अभी तो ये पता भी नहीं है कि कौन किलर्स हैं, कहाँ से आए हैं, क्या हो रहा है, और दोषारोपण शुरू हो गया है, आरोप और प्रत्यारोप लगाने का दौर। जी, ये कल से शुरू हो गया है। ये दोषारोप प्रत्यारोप सब कल से शुरू हो गया है, जब जैसे कि खबर आई। लेकिन जो शुभेंदु अधिकारी, अर्जुन सिंह जो विधायक है, वो बहुत सारे बीजेपी के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि किसी न किसी तरह से तृणमूल और अभिषेक बैनर्जी इसमें लिप्त हैं। कारण सिर्फ एक ही है कि इस वक्त उनके पास ये कहना जरूरी है, उन्हें ये कहना ही जरूरी है कि तृणमूल का जो गुंडा राज था, जिस तरह से वो यहाँ पश्चिम बंगाल में उन्होंने सरकार संभाला, उसमें ये ऐसा गुंडागर्दी, इस तरह की किलिंग्स नॉर्मल हो गई थी। और अब जब परसों जब ओथ लेने वाले हैं मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री बीजेपी के, उसके बाद से ये बिल्कुल राम राज्य बनने वाला है। तो ये तो शुभेंदु अधिकारी खुद बोल रहे हैं कि हमारी जब सरकार बन जाएगी, तब से ये हम जितने गुंडा हैं, जितने दोषी हैं, जितने रेपिस्ट हैं, जितने महिलाओं पर अत्याचार करने वाले हैं, सबको हम इकट्ठे करके जेल में भरवा देंगे। इनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और पश्चिम बंगाल में दोबारा शांति वापस आएगी। तो ये एक अभी भी इसका यही मतलब होता है नीलू कि अभी भी कहीं ना कहीं ममता बनर्जी और तृणमूल सरकार की जो हुआ है, उसको अभी तक उनको फॉलो कर रहा है और उनको जरा वो बहुत बेचैन है कि अब क्या, अब हमारा रोल क्या है। क्योंकि बीजेपी अब तक तो विरोध में थी, लेकिन अब तक तो क्षमता में आ गई है, तो अभी तक वो ममता बनर्जी वाली बात उनके मन से नहीं गया है।
नहीं तो ममता बनर्जी वाली बात तो उनके मन से नहीं गई है, लेकिन ये जो हिंसा है इसको कैसे बीजेपी जस्टिफाई करेगी? और ये आरोप और प्रत्यारोप तो लग ही रहे हैं, लेकिन ये क्यों हो रहा है इसको लेकर पैरामिलिट्री फोर्सेस की अगर प्रेजेंस में अगर इस तरीके की लॉलेसनेस हो गई है, हालत बिल्कुल खराब है और कितने सारे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रहा है, ये चीजें कैसे जस्टिफाई करेगी बीजेपी? जस्टिफाई करने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने पहले से ही कह रखा है कि यहाँ पे गुंडा राज चलता था, जंगल राज। प्रधानमंत्री तो साफ साफ कहते थे कि यहाँ पे जंगल राज चल रहा है, तो यहाँ पे ये जंगल राज अभी भी कायम है। परसों से जंगल राज खत्म हो जाएगा और राम राज शुरू हो जाएगा। तो यही तो उनका जो पूरा नैरेटिव है, इसी के भरोसे उन्होंने तो इलेक्शन। जो पूरे राज्य में जिस तरीके का माहौल दिख रहा है, तो क्या इसी तरीके की वारदातें होंगी और क्या टीएमसी के जितने लोग हैं वो अब डर और दहशत से वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे? देखिए, डर और दहशत से दल बदलना पश्चिम बंगाल में कोई नई बात नहीं है। 2011 में जब तृणमूल क्षमता में आई, उसी वक्त सीपीएम से हजारों लोग टीएमसी में ज्वाइन कर गए, या ग्राउंड लेवल पे, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि लोकली इन्फ्लुएंशियल पीपल, वो यानी कि उसका एक और नाम है दादागिरी, लेकिन ये दादागिरी करने वाले वो तृणमूल में ज्वाइन कर गए। और वहां पे एक अजीब सा, आज भी देखिए बीजेपी में भी तृणमूल के लोग हैं, लोअर लेवल पे शुभेंदु अधिकारी खुद है। तो ये जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी क्षमता बदलते ही लोग चले जाते हैं, ये एक हमारे इंडियन की पॉलिटिक्स की एक नई पीढ़ी वाली पॉलिटिक्स बन रही है। और इसमें अब जो होने वाला है ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि तृणमूल वर्सेस बीजेपी, तृणमूल के ऑफिसेस रीऑक्यूपाई बीजेपी कर रहे हैं, बीजेपी तृणमूल को हटा के अपना झंडा लगा रहे हैं। ये हमने 2011 में भी देखा था। जो हमने नहीं देखा था वो है एक अजीब नई चीज कि सीपीएम अपनी ऑफिसेस को कह रही है कि हमको जबरदस्ती से निकाला गया था और तृणमूल उसको दखल किया था, तो इसलिए वो सीपीएम कुछ ऑफिसेस में वो वापस आ रहे हैं। यानी कि बीजेपी के पीछे सीपीएम और कांग्रेस दोनों पार्टी वो शायद जमीन से निकल के तृणमूल का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जी ठीक है, मैं अब समीर के पास आती हूँ कि समीर, ये जो अब हत्याकांड सामने आ गया है, ये क्या है, ये किसने करवाया है, क्या है, इसको लेकर जांच कहाँ तक आगे बढ़ी है? कई लोग तो ये भी कह रहे थे कि भाई ये किसी इनसाइडर का जॉब हो सकता है शुभेंदु अधिकारी को कमजोर करने के लिए। इस तरीके की कॉन्स्पिरेसी थियरीज चल रही हैं। कुछ लोग अब जैसे कुछ लोग टीएमसी के ऊपर आरोप गढ़ रहे हैं। ये लगता क्या है कि ये किस तरीके के और जिस तरीके का की भाषा का इस्तेमाल शुभेंदु अधिकारी बोलते आए हैं, तो हो सकता है कि क्या उनके ऊपर तो ये अटैक की कोशिश नहीं थी और उनको क्या ये कमजोर नहीं करने की एक तरीके से कोशिश है? जी देखिए नीलू, फेडरल का जैसे रेस्पॉन्सिबल चैनल में हम इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लेके बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास ठोस कोई सबूत नहीं है, तो हम किसी के ऊपर इस तरह से बेबुनियाद आरोप नहीं लगा सकते। पॉलिटिकल पार्टीज का अपना काम है एक दूसरे को, जैसे बीजेपी ने कोई ठोस सबूत नहीं है फिर भी आरोप लगाया है कि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी, और दूसरा तरफ इस तरह के कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, और इस थ्योरी और ज़्यादा हवा मिल रहा है क्योंकि ये पहला बार नहीं है कि शुभेंदु अधिकारी का कोई एकदम जो क्लोज सर्कल में जो किसी का हत्या हुई है। पहले आप जानते हैं कि शुभेंदु 2013 में
जो प्रदीप झा थे, वो भी फॉर्मर शुभेंदु अधिकारी का पीए, उनका भी एक मतलब मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में उनका डेथ हुआ था। उनका कोलकाता का स्ट्रैंड रोड में उनका बॉडी पाया गया था। उसके बाद 2018 में शुभेंदु अधिकारी का जो बॉडीगार्ड था सुब्रत चक्रवर्ती, उन्होंने सुसाइड किए थे बैराक में, लेकिन फैमिली में उनका जो फैमिली का एलिगेशन था वो फाउल प्ले हुआ था वहाँ में भी। तो ये सब मिला के मतलब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को और भी ज़्यादा हवा मिल रहा है, लेकिन हम लोग उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में नहीं जाएंगे। तो ये अब इन्वेस्टिगेशन जारी है, ये इन्वेस्टिगेटर्स का काम है। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर्म हुआ है, उनको देखना है जो इसके पीछे क्या है। एंड ये जो इनका पिन पॉइंट, ये जो इंफॉर्मेशन मिला है रात का जो मूवमेंट का, कितने बजे आएंगे, कितने बजे कौन सा रूट लेंगे, तो ये इंफॉर्मेशन उनको इतना पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन कहाँ से मिला। जैसे कि हम लोग को जहाँ तक जानकारी मिला, कल इवनिंग तक रात जो है चंद्रनाथ रात जो शुभेंदु अधिकारी का पीए जिनका देहांत हो गया है, तो वो शुभेंदु अधिकारी का साथ नंदीग्राम में थे। फिर नंदीग्राम से वापस अपना घर लौट रहे थे मध्यम ग्राम में। तो ये उस किस टाइम में लौटेंगे, कौन सा रूट मतलब, क्योंकि जो चंद्रनाथ रात अपना मध्यम ग्राम रेसिडेंट में हमेशा नहीं रहते थे, कभी कभी जाते थे, तो काल ही जाएंगे। इस तरह का इंफॉर्मेशन कहाँ से मिला क्या नहीं, जाहिर है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है इस सब को भी संज्ञान में लेंगे, जो एक मतलब इतना पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल गया। तो ये सब लेकिन ये सब इन्वेस्टिगेशन की दायरे में जरूर रहेंगे। और ये काफ़ी मतलब दुर्भाग्यजनक है जो इस तरह का घटना बंगाल में, मतलब ये ट्रेडिशन बना हुआ है पॉलिटिकल किलिंग का, ये बंद होना चाहिए। ये काफ़ी दुर्भाग्यजनक है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसको एक निष्पक्ष तदंत होना चाहिए। एसआईटी तो कर ही रहा है, लेकिन मतलब ये जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन मतलब एक कॉन्फिडेंट देने के लिए भी मुझे लगता है कि कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई प्रूफ होना चाहिए इसमें। मतलब एक सिर्फ सीबीआई करने से भी नहीं होगा, कोर्ट का या कोई न्यूट्रल। जो ये सीबीआई जांच की आप बात कर रहे हैं, आई थिंक तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि जो उनके लोग मारे गए हैं वो और प्लस ये वाली जो मौत हुई है, इस सबको मिलाकर एक सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्या तृणमूल ने ये ऐसी डिमांड किया? हाँ, तृणमूल का भी डिमांड है, लेकिन सिर्फ सीबीआई जांच से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सीबीआई भी देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडर में है, तो निष्पक्ष। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये दिखना भी लगे कि ये निष्पक्ष है, तभी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इतना मतलब उन्होंने ये कहा था कि कोर्ट की निगरानी में भी होना चाहिए, सीबीआई जांच हो और कोर्ट की निगरानी में हो। कोर्ट निगरानी में, हाँ, इसीलिए क्योंकि ये सीबीआई देखिए सिर्फ सीबीआई जांच से नहीं होगा, ये मतलब एक न्यूट्रल कोई हो। एंड सिर्फ न्यूट्रल हो, जैसे मैं बोल रहा था कि सिर्फ न्यूट्रल होने से नहीं होगा, ये दिखना भी चाहिए, क्योंकि अभी इतना ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है। तो ये ट्रस्ट को रिगेन करने के लिए भी ये कहीं ना कहीं जरूरी है कि एक एकदम निष्पक्ष एक हो, और जो भी मतलब इवन आदमी को, मतलब पब्लिक को मतलब ये लगे कि नहीं ये निष्पक्ष होगा। अगर सीबीआई और पुलिस इन्वेस्टिगेट करे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस तरह का ट्रस्ट नहीं रहेगा जितना अगर कोर्ट मॉनिटर्ड ये इन्वेस्टिगेशन हो। तो इसलिए कोर्ट मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन होने से अच्छा है, और जो भी दोषी है उनको सजा देना चाहिए। और इस तरह का जो घटना घटती रही है बंगाल में, तो इसको भी कहीं ना इसको मतलब बंद होना चाहिए। और ये सिर्फ आप अगर जनरल सिनेरियो देखे, जनरल सिचुएशन देखे बंगाल में आफ्टर प्री पोल, प्रधानमंत्री ने बोला था बदल चाहे बदला नहीं, जो ममता बनर्जी का भी 2021 का स्लोगन था, इस तरह का ये स्लोगन में रह गया, ये ग्राउंड में कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ना ममता बनर्जी ने 2011 में जीतने के बाद किया, ना 2021 में जीतने के बाद
किए। तो आप लास्ट टाइम भी जब तृणमूल कांग्रेस का गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था, काफी बीजेपी जो सपोर्टर्स थे उनके ऊपर हमला हुआ। अब बीजेपी पावर में आया तो टीएमसी के ऊपर हमला हो रहा है। तो इस तरह का घटना जो है कहीं बंद होना चाहिए। और इतना देर अभी तक काल तक एटलीस्ट ये जो लॉ एंड ऑर्डर का जो जिम्मेवारी था, इलेक्शन कमीशन का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू था, इलेक्शन कमीशन का मतलब अंडर में पूरा लॉ एंड ऑर्डर का रेस्पॉन्सिबिलिटी था। तो आप जैसे कि जानते हैं जो सातसा कंपनी का सीएपीएफ भी रखा गया था इस तरह का पोस्ट पोल वायलेंस को रोकने के लिए। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन फिर से चुका है। इलेक्शन कमीशन पहले एसआईआर में चुके हैं, एसआईआर पूरा एक फिर हम लोग जो फलता में जो इंसिडेंट देखा वहां में चुका है। और अब जो पोस्ट पोल वायलेंस को रोकने में भी इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से व्यर्थ हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन का ऊपर भी ये जिम्मेवारी आती है। इन्होंने ये प्री पोल वायलेंस रोक नहीं पाया। ठीक है, अब मैं शिखा के पास आती हूँ कि शिखा, शपथ ग्रहण की तैयारी 9 तारीख को हो रही है, जिस दिन रविंद्र जयंती है। और शुभेंदु अधिकारी को क्या मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इस सबको लेकर भी सवाल है कि भाई मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कोई ऐसा तो नहीं कि शुभेंदु अधिकारी ना हो कि कोई दूसरा चेहरा आ जाए। स्वपन दास गुप्ता का नाम आ रहा है, 1-2 नाम और चल रहे हैं। आखिर इसको लेकर कोई फाइनलिटी अभी है या नहीं है? कल होगा क्योंकि खबर यही है कि अमित शाह जी आएंगे, लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग होगी और उसके बाद ही नाम जारी किया जाएगा कि यही मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इस वक्त लोग कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी का नाम 1 नंबर पे है। अच्छा, 1 नंबर पे है और शायद 2 डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स भी हो सकते हैं। एक जरूर नॉर्थ बंगाल से और एक कहीं और से, कोई और जो इक्वेशंस जो बनानी होती हैं वो कोई और होगा। डेफिनेटली एक एक्सपेक्टेशन है कि एक कोई महिला चेहरा दिखाई देगा। तो ये सब उसमें कुछ नाम जो इस समय चल रहे हैं वो कौन कौन से हैं? रूपा गांगुली का मैं नाम सुन रही हूँ, स्वपन दास गुप्ता का नाम सुन रही हूँ, और कौन कौन से नाम सुनाई पड़ रहे हैं? हालांकि कोई फाइनलिटी नहीं है अभी, लेकिन फाइनलिटी नहीं है। और ये बहुत ही स्पेक्युलेटिव है। लेकिन इस वक्त यही एक नाम जो सबसे ज्यादा स्पेक्युलेशन में है वो है शुभेंदु अधिकारी। नहीं, लेकिन कई लोग ये क्यों कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी का पत्ता कट भी हो सकता है? लोग कह रहे हैं, लेकिन देखिए 2-3 कारण है। एक है कि शायद वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, शायद बीजेपी कुछ और तरह का द्रौपदी मुर्मू वाली ऐसा कुछ मैसेज वो देना चाहते हैं, यानी कि किसी और को एक से एक ये भी मैंने सुना है। लेकिन इसका कोई नथिंग इज सर्टेन कि कास्ट इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल में अभी तक मुख्यमंत्री जितने भी हुए हैं सब अपर कास्ट के हैं। तो इसलिए इस बार शायद कोई चेंज हो। तो इस तरह से बहुत कुछ स्पेक्यूलेशन में है। और ये भी सही है कि भाजपा के लिए एक कैंडिडेट या 3 कैंडिडेट, मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री तय करना काफी कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज है। क्योंकि उनको रीजन, क्योंकि नॉर्थ, मिडिल, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, बंगाल काफी दिखने में छोटा लगता है बट काफी फैला हुआ है और उसमें काफी डाइवर्सिटीज है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए बीजेपी के लिए एक कैबिनेट फॉर्मेशन और एक सबसे महत्वपूर्ण जो पद हैं इनको भरना एक काफी कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज है। और वो शायद कल किसी हद तक होगा, लेकिन पूरा मुझे लगता नहीं है कि पूरा कैबिनेट वो कल अनाउंस कर पाएंगे। ठीक है, मैं वही सवाल, आखिरी सवाल आपसे करूंगी समीर की, क्या ऐसी कोई गुंजाइश लग रही है कि शुभेंदु अधिकारी का नाम कट भी सकता है?
हाँ, देखिए, बीजेपी में कुछ भी हो सकता है। हाँ, जब तक उन लास्ट मोमेंट तक पत्ता नहीं खुलते हैं तो तब तक कुछ बोला नहीं जा सकता है। जबकि शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को हराने के बाद मतलब ये लग रहा है कि एक लगभग तय है कि उनको ही चीफ मिनिस्टर बनना है। लेकिन जैसे मैंने कहा, आप बीजेपी में कुछ भी हो सकता है। आप देखिएगा राजस्थान में या मध्य प्रदेश में या दिल्ली में भी मतलब बीजेपी सरप्राइज दिए हैं चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट सिलेक्शन में। और बीजेपी चीफ मिनिस्टर सिलेक्शन में सिर्फ आप एफिशिएंसी या बड़ा कौन कितने ये है स्टेचर का लीडर है वो नहीं देखते हैं। जैसे शिखादी ने राइटली पॉइंट आउट किया है, उन्होंने जो कास्ट और इस तरह का काफ़ी इक्वेशन भी देखते हैं। भविष्य में उनको मतलब किस तरह से मैसेजिंग करना है वो देखते हैं। तो काफ़ी सोच विचार करके ये डिसीजन लेते हैं। और शिखादी राइटली जैसे कहा है कि बंगाल में अभी तक सब अपर कास्ट चीफ मिनिस्टर हुआ है, ब्राह्मण, कायस्थ और वैद्य जो ये है सेगमेंट से उस सेक्शन से हुआ है। तो इसीलिए भी कहीं कहीं मतलब ये कहा जा रहा है कि हो सकता है बीजेपी एक शेड्यूल कास्ट का कोई किसी को बनाए। जैसे आनंदमय बर्मन जो नक्सलबाड़ी का एमएलए है और काफ़ी आरएसएस का काफ़ी क्लोज है, उनका भी नाम आ रहा है। और इस तरह से काफ़ी नाम है। उसके बाद महिला जैसे अग्निमित्रा पॉल का नाम है। तो इस तरह से एक हिंदू सन्यासी है जो उत्पल महाराज, उनका नाम आ रहा है। तो काफ़ी नाम चर्चा में है, लेकिन ये सब स्पेकुलेशन है। बीजेपी में इवन मुझे तो लगता नहीं है कि शुभेंदु अधिकारी को भी मालूम है कि कौन बनना है, क्योंकि अल्टीमेट डिसीजन अमित शाह और मोदी लेते हैं। बाकी बीजेपी में बाकी किसी का कुछ चलता नहीं है। तो फाइनल डिसीजन अमित शाह ही लेंगे। आज आ रहे हैं अमित शाह, फिर बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी का मीटिंग है, तो वहाँ में उन्होंने जिसका नाम रखेंगे उनको ही बीजेपी से मतलब उसी में स्टैंप देने वाला है। तो हमें काल तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन शुभेंदु अधिकारी रेस में आगे है। एक तो आप ममता बनर्जी को जिस तरह से हराया है, उसके बाद शुभेंदु अधिकारी मतलब ये बीजेपी का जब से वो बीजेपी में ज्वाइन किए हैं 2020, तब से मतलब बीजेपी का एक मतलब कहीं ना कहीं बंगाल में शुभेंदु अधिकारी उनका फेस बना हुआ था। और तीसरा जो सबसे अहम और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनका जो स्कोरिंग पॉइंट है वो शुभेंदु अधिकारी अमित शाह का काफ़ी क्लोज है। तो इसी ये उनके मतलब उनका जो पल्ला सबसे ये जो पॉइंट है उसमें सबसे भारी होगा उनका जो क्लोजनेस के लिए। चलिए, तो कल निगाहें टिकी होंगी कि कल की लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग में क्या होता है, किसके नाम का ऐलान होता है। एक बस छोटा सवाल चलते चलते शिखा या समीर, अगर आप लोगों को पता हो कितने बजे ये बैठेगी लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग, एनी आइडिया? समीर, देखिए आज अमित शाह आज पहुंचने का बात है कलकत्ता में। तो आज पहुंचने के बाद ये टाइमिंग का ऐलान होगा जो लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग का। ओके, ठीक है। तो ये आने के बाद ही मतलब डिसाइड होगा एग्जैक्ट टाइमिंग। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो कल क्या होगा लेजिस्लेचर पार्टी में, किसके नाम का ऐलान होता है, ये देखना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शिखा जी, समीर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।